दोस्तों, मैं इंजीनियर पीआर सारण हमारे यूट्यूब चैनल EEE कंपटीशन पॉइंट युवा कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार 17 आक्रमण किए और लूटपाट की। महमूद गजनवी गजनी का शासक था। गजनी का शासक रहते हुए इसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक लगभग 17 आक्रमण किए। प्रत्येक आक्रमण में इसका उद्देश्य होता था भारत को लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो हम इसको शुरू से देखते हैं, बेसिक से। तो हमें समझना है कि जो गजनी जो स्थान है वो आज वर्तमान के अफ़गानिस्तान में एक छोटा सा शहर है। अफ़गानिस्तान का एक शहर है, अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा शहर है गजनी। तो 10वीं सदी के शुरू में एक तुर्क सरदार का नाम था अल्पतगीन। तुर्क सरदार का नाम था अल्पतगीन ने यामिनी वंश की नींव डाली या यामिनी वंश की स्थापना की थी। तो हम बात कर रहे हैं गजनी की। तो गजनी वर्तमान के अफ़गानिस्तान देश में पड़ता है, ईरान की बॉर्डर के पास। 10वीं शताब्दी के शुरुआत में एक तुर्क सरदार, उसका नाम था अल्पतगीन, इसने यामिनी वंश की स्थापना की थी। तो हम बात करें कि ये तुर्क कौन होते हैं। तुर्क कौन होते हैं? आज का जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया या यूँ कह लीजिए उसके पास में तुर्की नामक एक देश है, आधुनिक तुर्की। तो आधुनिक तुर्की और मध्य एशिया के आसपास के रहने वाले कबीलाई लोग मूल रूप से तुर्की थे। इनको ही तुर्क कहा जाता है। इन तुर्कियों की संस्कृति और भाषा, टर्की कह दो या तुर्की कह दो, कालांतर में शुरुआत में जब अरबी आक्रमणकारी इस क्षेत्र पर आक्रमण करते थे तो इन तुर्कों ने, इन कबीलाई लोगों ने अरबों से, मुसलमानों से अनेक संघर्ष किए। लेकिन धीरे धीरे ये इस्लामी संस्कृति से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। उन्हीं को हम तुर्क कहते हैं। तो हम थोड़ी सी बात करें तो मध्य एशिया या आधुनिक तुर्की एक देश है। तुर्की के आसपास के लोगों को तुर्क कहा जाता है, तुर्क कहा जाता था। तो ये जो तुर्क हैं, इनकी संस्कृति और भाषा तुर्की थी। इन तुर्कों की संस्कृति व भाषा तुर्की थी। यानी ये तुर्की भाषा को मानते थे और संस्कृति भी तुर्की थी। तुर्क सरदारों ने शुरुआत में अरबों कह दो या इस्लाम कह दो या मुसलमानों से अनेक संघर्ष किए। लेकिन बाद में ये इस्लामी संस्कृति के प्रभाव में आकर के बाद में इन्होंने भी इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम धर्म को मानने लगे। तो हम बात कर रहे थे तुर्क कौन होते हैं। मध्य एशिया और आधुनिक तुर्की के आसपास के लोगों को तुर्क कहा जाता है। इनकी संस्कृति और भाषा भी तुर्की थी। शुरुआत में इन्होंने अरबों मुसलमानों से अनेक संघर्ष किए, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। तो देखिए, हम बात कर रहे थे गजनी के शासन की, या गजनी पर कौन कौन से तुर्क सरदारों ने शासन किया। तो गजनी में
तुर्की शासन की नींव रखने वाला था अल्पतगीन। अल्पतगीन ने ही तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। और अल्पतगीन का एक सरदार या दास कह दो, प्लस उसका दामाद था सुबुक्तगीन। तो जैसे ही अल्पतगीन की मृत्यु होती है तो गजनी का शासक बन जाता है सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी। जैसे ही सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है तो गजनी का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन जाता है महमूद गजनवी। तो हम विस्तृत में बात करते हैं कि अल्पतगीन की कोई पुत्र नहीं था और अल्पतगीन ने अपनी पुत्री की शादी, अपनी पुत्री का विवाह किया। इसने अपनी पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन से कर दिया। तो सुबुक्तगीन अल्पतगीन की मृत्यु के बाद गजनी की गद्दी पर बैठा। तो सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा 977 ईस्वी से 998 ईस्वी तक गजनी का शासक रहा। जैसे ही ये गजनी का शासक बना तो सुबुक्तगीन ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भारत के सीमावर्ती प्रदेश अर्थात गांधार पंजाब के आसपास राजा जयपाल पर आक्रमण किया, लेकिन सुबुक्तगीन को सफलता नहीं मिली। सुबुक्तगीन जब इसमें असफल हो गया, लेकिन सुबुक्तगीन और उसके सभी सरदारों को, महमूद गजनवी को भी ये पता था कि भारत अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है और उससे लूटपाट की जाए तो हमें बहुत सारा धन और संपदा को इकट्ठा कर सकते हैं। तो सुबुक्तगीन ने गांधार पर आक्रमण किया और उसमें गांधार का राजा था, वो राजा था जयपाल, हिंदू राजा था, जयपाल था, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली। तो आप कह सकते हो सफलता नहीं मिली। राजा जयपाल से सुबुक्तगीन जीत नहीं पाया। सुबुक्तगीन यूँ कह सकते हो कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क सरदार था या तुर्क शासक था जिसने भारत पर असफल आक्रमण किया, सफल नहीं हो पाया। तो हम कई बार बात करते हैं कि भारत पर पहला सफल आक्रमण अरबों में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। तो अरब जो थे वो लगभग ईरान, इराक के आसपास के रहने वाले मूल निवासी लोग थे, लेकिन जो तुर्की थे ये तुर्की के आसपास और मध्य एशिया के आसपास रहने वाले लोग थे। ये दोनों में बेसिक अंतर है। दोनों एक ही धर्म को मानते थे। अरब भी इस्लाम से प्रभावित थे, इस्लाम धर्म को मानते थे, और तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म को मानते थे, लेकिन दोनों का मूल स्थान अलग अलग है। इसलिए हम एक को अरब कहते हैं और दूसरों को तुर्की कहते हैं या तुर्क कहते हैं। तो प्रथम आक्रमण किया वो सुबुक्तगीन ने किया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। अब सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था इस्माइल, बड़े पुत्र का नाम था इस्माइल, और छोटे पुत्र का नाम था महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन ने अपने ही जीवन काल में महमूद गजनवी को खुरासान का प्रशासक या गवर्नर कह दीजिए, प्रशासक या गवर्नर महमूद गजनवी को खुरासान का प्रशासक बनाया। और खुरासान आज के ईरान में पड़ता है। आज का जो ईरान है उसमें ये खुरासान नाम का एक स्थान है, वहाँ का इसको राज्यपाल या गवर्नर या प्रशासक नियुक्त किया। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में युद्ध छिड़ गया।
सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध के लिए इस्माइल और गजनवी के बीच युद्ध हुआ। लगभग 4-5 महीने के बाद गजनवी ने इस्माइल को बंदी बना लिया और स्वयं गजनी की गद्दी पर बैठ गया। तो हम बात करेंगे गजनी के सबसे शक्तिशाली शासक महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु थी मात्र 27 वर्ष। 27 वर्ष की आयु में वह गजनी का शासक बना और ये बात है 999 ईस्वी की, और 1030 ईस्वी तक ये गजनी का शासक बना रहा। इसी समय में इसने भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए। तो गजनी का शासक बन गया महमूद गजनवी। गजनवी ने गद्दी संभाली 999 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक गद्दी पर रहा, गजनी का शासक बना और भारत पर प्रथम सफल तुर्की आक्रमणकारी था। यानी प्रथम आक्रमण तो इसके पिता ने किया था। तुर्की जो आप कह सकते हो तुर्की था, वो भी प्रथम सफल आक्रमण है महमूद गजनवी ने किया था। प्रथम आक्रमण इसके पिता ने किया, लेकिन सफलता नहीं मिली उसके पिता को। पहला सफल आक्रमण करने वाला गजनवी था। गजनवी ने बचपन से ही ये सुन रखा था कि भारत अत्यधिक संपन्न देश है, धन संपदा की कोई कमी नहीं है। तो वह बचपन से ही सपना देखता रहता था भारत को लूटने की, और वो चाहता था कि भारत को लूटकर अपने देश, अपने क्षेत्र गजनी को अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली बना दिए। तो इसी क्रम में एक इतिहासकार हुए, इतिहासकार सर हेनरी इलियट ने बताया अपनी पुस्तक में, सर हेनरी इलियट के अनुसार भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और महमूद गजनवी का प्रत्येक आक्रमण का केवल और केवल सबसे मुख्य उद्देश्य एक ही होता था, लूटपाट करना और इस्लाम का प्रचार करना। तो भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था लूटपाट करना व इस्लाम का प्रचार करना। जब गजनवी भारत पर आक्रमण करता था तो ये एक विशेष नीति अपनाता था। ये अचानक किसी राजा पर या किसी प्रदेश पर आक्रमण करता और लूटपाट करके वापस भाग जाता। राजा को संभलने का मौका ही नहीं देता और वो अपने हाथ मलते रह जाता। जब तक राजा सेना इकट्ठी करता, अपने लोगों को इकट्ठा करता, तब तक ये वापस भाग जाता था। और उस समय स्थायी सेना बहुत कम प्रशासकों के पास होती थी। तो इसने धीरे धीरे उत्तरी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों को जीत लिया, उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया, जिसकी वजह से बाद में जो विदेशी आक्रांता, इस्लामिक आक्रांता आते हैं, उनको भारत में घुसने में बहुत ही फ़ायदा और सहूलियत होती है। उनके लिए एक प्रकार से रास्ता खुल जाता है। तो हम बात कर रहे हैं महमूद गजनवी की। तो इतिहासकार सर हेनरी इलियट के अनुसार उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो गजनवी जब शासक बना तो शासक बनते ही 1000 ईस्वी में इसने आक्रमण करने शुरू किए और 1027 ईस्वी तक लगातार आक्रमण किए। 1027 ईस्वी तक इसने लगातार आक्रमण किए। ये गजनी की गद्दी पर बैठते ही, जैसे ये गजनी की गद्दी पर बैठा तो इसने इराक या बगदाद कह दीजिए, बगदाद इराक की राजधानी है। इराक या बगदाद के खलीफा जो अब्बासी वंश का था, खलीफा अल कादिर से अनुमति लेता है
और उसकी अनुमति लेकर राज्य करता है। जैसे ही ये राजा बना, इराक के शासक या बगदाद के खलीफा जो अब्बासी वंश का था, अल कादिर से अनुमति लेकर शासन करता है। और अल कादिर गजनवी को 3 उपाधियां देता है। सबसे प्रमुख उपाधि होती है सुल्तान की उपाधि। सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि। तो महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की। दूसरी उपाधि इसके वंश के नाम पर देता है, यामीन, यामीन उद दौला, यामीन उद दौला की उपाधि। यामीन उद दौला का अर्थ हो गया दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो अल कादिर ने कहा कि आप सुल्तान हो और आप हमारे साम्राज्य के दाहिने हाथ हो। और तीसरी उपाधि दी थी यामीन, यामीन उल, यामीन उल तीसरी उपाधि दी थी, वो इसको यामीन उल बिल्लाह या उल बिल्लाह, यामीन उल बिल्लाह कह सकते हो। तीसरी उपाधि इसका मतलब हो गया साम्राज्य का संरक्षक। तीसरी उपाधि दी थी इसको, साम्राज्य के संरक्षक की तीसरी उपाधि दी थी। तो महमूद गजनवी को जो 3 उपाधियां दी गई थी, वो 3 उपाधियां दी थी इराक के खलीफा ने। 3 उपाधियां इसको दी थी इराक के खलीफा ने। पहली उपाधि सुल्तान की उपाधि, दूसरी साम्राज्य के दाहिने हाथ की उपाधि, और तीसरी उपाधि दी थी इसको संरक्षक की उपाधि। तो जैसे ही ये शासक बना, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की और गजनी के साम्राज्य विस्तार की योजना में लग गया। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था, इसका उद्देश्य था केवल लूटपाट करना और भारत पर आक्रमण करके उसको इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर देना। तो हम कुछ विशेष युद्धों की बात करते हैं। जो 17 युद्ध हुए उसमें से मुख्य रूप से 2 या 3 ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप एक तो पहला जो सीमावर्ती क्षेत्र पर सफल आक्रमण किया, उसी राजा जयपाल को हराया जो हिंदू शासक था, कांधार का शासक था। और एक आपका जो 16वां आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर किया गया 1025 ईस्वी में। और एक अंतिम आक्रमण जो सिंध या पंजाब के जाटों पर किया गया। इन 3 को याद रखना है। लेकिन हम थोड़ी विस्तृत बात करें कि गजनवी के आक्रमण, इसके जो आक्रमण थे वो शुरू हो गए थे 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी में। अंतिम 3 वर्षों में इसने कोई आक्रमण नहीं किए थे। तो इसका जो पहला आक्रमण था वो प्रथम आक्रमण था 1000 ईस्वी में, और 1000 ईस्वी में किया था गांधार, गांधार के राजा जयपाल पर, जयपाल पर। लेकिन सफल नहीं हुआ। दूसरा इसने आक्रमण किया अगले ही वर्ष 1001 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। यह भी राजा जयपाल पर, हिंदू राजा था जयपाल, जयपाल पर आक्रमण किया। इस बार जयपाल की हार हुई, जयपाल की हार हुई। और वो हार से इतना दुखी हुआ, उसका मन इतना व्यथित हुआ कि उसने हार से आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। कई पुस्तकों में तो ये भी बताया गया है कि जयपाल ने जलती हुई अग्नि में छलांग लगा दी और अपने आप को जलाकर नष्ट कर दिया। इसी क्रम में कई और आक्रमण हुए, लेकिन हम बात करते हैं छठा आक्रमण। छठा आक्रमण हुआ 1008 ईस्वी में, 1008-9 ईस्वी में। जयपाल का एक पुत्र था आनंदपाल, और आनंदपाल का फिर पुत्र त्रिलोचनपाल। तो आनंदपाल इस समय दूसरे युद्ध के समय गांधार को छोड़कर कश्मीर की ओर भाग गया था। और बाद में आनंदपाल ने कुछ अन्य राजाओं की सहायता से छठा आक्रमण जो गजनवी ने किया था वो इसके साथ युद्ध लड़ा। तो आप कह सकते हो जयपाल, जयपाल के पुत्र आनंदपाल, जयपाल के पुत्र आनंदपाल व उसके सहयोगियों, उसके सहयोगियों, आनंदपाल व उसके सहयोगियों पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। इन सभी हमलों में लगभग गजनी की या गजनवी की जीत हुई थी।
आनंदपाल फिर यहाँ से भाग गया और त्रिलोचन पाल भी भाग गया, और थोड़े समय बाद इन्होंने संघर्ष करना ही छोड़ दिया। और गजनवी जब भी भारत पर आक्रमण करता, लूटपाट करता और वापस से गजनी चला जाता। इसी क्रम में 12वां आक्रमण किया। तो 12वां आक्रमण किया 1018-19 ईस्वी में। ये इसका इम्पोर्टेंट आक्रमण है। तो 12वां आक्रमण किया इसने मथुरा, 12वां आक्रमण इसने किया मथुरा पर। और मथुरा के साथ यूपी में एक स्थान है कन्नौज, दोनों ही यूपी में पड़ते हैं, मथुरा और कन्नौज। कन्नौज पर आक्रमण किया, कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ से लूटपाट करके और बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा और लूटपाट करके वापस से गजनी की ओर चला गया। फिर 1019 ईस्वी में इसी वर्ष फिर वापस इसने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी। और उस समय कन्नौज का प्रतिहार राजा था राज्यपाल। ये अचानक तो हमला करता ही था, तो राज्यपाल घबरा गया और वहाँ से भाग गया या संधि कर ली। जब ये पता चला कि राज्यपाल भाग गया या संधि कर ली, तो एक चंदेल शासक है जो उस समय कालिंजर का राजा था, चंदेल शासक विद्याधर बहुत क्रोधित हुआ। चंदेल शासक विद्याधर ने क्रोधित होकर कन्नौज पर चढ़ाई कर दी, कन्नौज पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण में राज्यपाल मारा गया। तो महमूद गजनवी ने लगातार 17 आक्रमण किए, 12 के बाद 13, 14, 15 इस तरह से वो आक्रमण करता रहा। तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है उसका 16वां आक्रमण, जो 1025 ईस्वी में गुजरात के सौराष्ट्र नामक स्थान के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो थोड़ा सा समझना है, स्टोरी के रूप में समझे आप इसको। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तो अचानक आक्रमण किया, और सोमनाथ का राजा था भीम। उस समय भीम सोमनाथ का राजा था, या भीम प्रथम कह लीजिए या भीमसेन कह लीजिए। ये चालुक्य वंश का राजा था। भीम संभल नहीं पाया और वो गुजरात छोड़कर भाग गया। तो गजनवी को सोमनाथ मंदिर को लूटने का पूरा मौका मिल गया। इसने लगभग 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं का कत्ल किया, मंदिर को तोड़ दिया। और मंदिर इतना ज़्यादा संपन्न था, ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि जब गजनवी लूट कर वापस जा रहा था तो लगभग 1000 से अधिक ऊँटों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर, खच्चरों पर लाद कर लूट का सामान अर्थात सोना वापस गजनी ले जा रहा था। तो रास्ते में राजस्थान में एक लोक देवता है गोगाजी, उन्होंने भी इससे युद्ध किया। और सिंध और पंजाब के जाटों ने जाते समय सोमनाथ के मंदिर को लूटकर जब गजनवी वापस जा रहा था गजनी, तो इसके साथ जाटों ने संघर्ष किया और जाटों ने कुछ धन इससे वापस से लूट लिया। तो हम थोड़ा सा इसकी डिटेल देखें कि जब 16वां आक्रमण हुआ तो सोमनाथ के मंदिर पर किया और इसने उसको लूटा। जाते समय रास्ते में सिंध या उसके आसपास यानी पंजाब के जाटों ने संघर्ष किया और कुछ धन उसे वापस से लूट लिया। कहते हैं अपार धन संपदा इसको सोमनाथ के
मंदिर से मिली और मंदिर के शिवलिंग को भी तोड़ दिया और शिवलिंग को तोड़कर गधों पर लाद कर ये गजनी ले गया और वहाँ एक मस्जिद बनवाई और उस मस्जिद की जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पर इसने उसे शिवलिंग के टुकड़ों को लगा दिया। जब जाटों ने वापस जाते समय इसको परेशान किया, ऐसा कहते हैं कि इसने जितने भी आक्रमण किए तो पंजाब, हरियाणा या फिर सिंध, राजस्थान के आसपास के जाट इसको परेशान करते रहते, तो ये बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने अपना 17वां व अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध और उसके आसपास के जाटों पर किया। सिंध और उसके आसपास के जाटों पर आक्रमण किया। तो ये इसका 17वां और अंतिम आक्रमण था। इसने सपना तो ये देखा था कि प्रत्येक वर्ष एक आक्रमण करूं, लेकिन इसने लगभग 27 वर्षों में 17 आक्रमण किए। भारत का जो उत्तरी भाग है या उत्तरी भारत है उसकी राजनीतिक स्थिति को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया, जिससे अन्य जो बाद में आने वाले आक्रांता थे या विदेशी आक्रमणकारी थे उनके लिए एक रास्ता खुल गया, क्योंकि उस समय उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यधिक कमज़ोर पड़ गई थी। तो लगभग 1030 ईस्वी के आसपास गजनी में एक बीमारी फैल गई, मलेरिया फैल गई और उस समय ये गजनवी बीमार चल रहा था। तो 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। गजनवी का कोई वंशज शक्तिशाली सम्राट आगे जाकर नहीं बन पाया, लेकिन पंजाब के शासक खुसरो शाह का वर्णन इतिहास में थोड़ा सा मिलता है। जो खुसरो शाह था वो गजनवी वंश का था, तो इसके उत्तराधिकारी लगभग असफल रहे। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे मोहम्मद गोरी की, जो तीसरा आक्रमणकारी था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और इसी तरह से हिस्ट्री को आप स्टोरी के रूप में समझते रहें। एक बार इसको आप सुने और दोबारा जब सुने या समझें तो थोड़ा नोट भी कर सकते हो कॉपी में, तो आपके परमानेंट ये याद रह जाएगी। जय हिंद, जय भारत।